साथियों नमस्कार। नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में इस हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक और अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी श्री टी.आर. खूंटे साहब से। टी.आर. खूंटे साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम। धन्यवाद। धन्यवाद डीएनए चैनल पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इससे पहले कि मैं इनसे आगे बातचीत बढ़ाऊं और बताना चाहूँगा कि टी.आर. खूंटे जी एनटीपीसी में कोरबा में महाप्रबंधक के पद से रिटायर हुए हैं और इनका ज़्यादातर समय कांसीराम के साहब के साथ गुजरा है। और जो छत्तीसगढ़ में शुरुआती कांसीराम साहब का जो जीवन है वो इनसे काफ़ी करीब से जुड़े रहे, करीबी ताल्लुकात रहे हैं। आज तमाम मुद्दों पर इनसे डिटेल में बातचीत होगी। तो टी.आर. खूंटे साहब, आप ये बताइए कि आप सबसे पहले तो जैसा कि हमारे इस पर्सनैलिटी ऑफ द वीक का जो समझ लीजिए कि एक जो तरीका है बातचीत करने का, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? संजीव जी, मैं आज वर्तमान में जांजगीर जिला है जी, पहले वो बिलासपुर में था, कहलाता था। तो जांजगीर जिला के जैजेपुर ब्लॉक पे उस समय शक्ति तहसील था और जैजेपुर ब्लॉक था। आज तो तहसील बन गया है, ब्लॉक बदल गए हैं। तो वहाँ से रेलवे लाइन में बाराद्वार स्टेशन पड़ता है और उससे 7वें किलोमीटर में मेरा गांव है डर्रा भांठा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैं पढ़ाई लिखाई मेरे गांव में शुरुआती पहला स्कूल मेरे का मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा। पहली कक्षा मेरे से शुरुआत हुआ है। इंजीनियर में इलाहाबाद में हो गया। अच्छा। तो इलाहाबाद में चला गया। नैनी में भारत पंप एंड कंप्रेसर्स करके कंपनी था, तो वहाँ मैं चला गया। वहाँ मैं ग्रेजुएट इंजीनियर का ट्रेनिंग लेने के बाद में मैं वहीं पर मैं रेगुलर हो गया। उसी बीच के दौरान मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की कोर्स भी की। अच्छा। पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम जब मैं किया वो मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ा फेमस है। बिल्कुल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत मेरा है, वो BHU और IIT कानपुर के बराबर रहा है। तो वहाँ मैं मुझे जब पढ़ने के बाद उसी बीच इसी दौरान मेरी नौकरी लग गई इंजीनियर्स इंडिया में। तो उस समय 14 अप्रैल का डेट था। 14 अप्रैल के डेट में कंपनी बाग में अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम रखे थे। मेरा एक दोस्त थे वो राम अवतार करके, वो भी BHL को, वो भी मास्टर ऑफ इंजीनियर थे BHU से। तो वो बोले यार बाबा साहब की जयंती है, चलते हैं। बाबा की जयंती बोलता रहता था, तो मैं बाबा है तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं, तो तेरे साथ चलता हूँ करके उनके साथ में हो लिया। हम लोग आए, मैं मीरापुर में रहते थे इलाहाबाद में, वहाँ से आए कंपनी बाग में, वहाँ पर जो जयंती था। तो लोगों ने देखा है मास्टर ऑफ इंजीनियर नए इलाहाबाद के यहाँ से हुए हैं, ये हुए हैं, तो इनसे पूछा जाए। उन्होंने मेरा नाम पहले ही बोलने का बोल दिया। मैं डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना ही नहीं था। मैं बाबा मैंने समझता था कि बाबा माने दाढ़ी वाला बाबा, साधु बाबा होंगे, साधु बाबा। और मैं बाबा इसने बाबा बोला था राम अवतार ने बार, तो मैं बाबा मैं भी अब तस्वीर लगी हुई है, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर की, लेकिन मैं वो नहीं मैं बोल रहा बाबा। लंबी दाढ़ी थी, गोल चेहरा था, हृष्ट पुष्ट थे, अच्छे दिखने में बहुत सुंदर दिखते थे। बस इतना ही जानता हूँ। ऐसा करके मैंने जब बोला तो लोग देखते रहे कि ये क्या बोल रहा है। मेरी शक्ल देखते रहे और इसके मैं जाके कुछ जानता ही नहीं था मैं क्या बोलता। फिर बाद में जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो मुझे बड़ा शर्म आया कि लोगों ने बताया डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। तो मैंने बोला अरे डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे थे, हम लोग कभी चर्चा भी नहीं हुई। 5 साल नौकरी रहा, 6 वहाँ पर इलाहाबाद में रहा मैं, 72 से 73 से लेकर 78 तक। तब तक मैंने कभी चर्चा भी नहीं हुई।
कभी हमने ये नहीं किए। तो मैं बड़ा दंग रह गया कि लोग इतना बड़ा ये काम हुआ है और हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ जानकारी नहीं है इसकी जी। फिर जैसे वापस प्रोग्राम से हमने वापस आया तो राम अवतार जी को मैंने बहुत डांटा, बोला यार आप मेरे पुराने मित्र हो, कभी तो बोले तुमको डॉक्टर अम्बेडकर का नाम कभी नहीं सुने? बोले कभी बात किए हो, कभी वहाँ चर्चा हुई, कभी कहीं पर हुआ है? बताओ, इतने साल से हम लोग मिलजुल रहे हैं, कभी कुछ चर्चा किए हो एक बार भी कहीं पर नाम दिए हो तो बताओ। तो बोले हाँ, तो कहीं तो चर्चा हुआ नहीं। ये हमारी स्थिति थी। उससे फिर मैं उसने एक किताब, फटा हुआ किताब दिया उनकी जीवनी के बारे में, उसमें आधा पेज तो आधा तो कई पेज उसके निकल पे हुए थे, लेकिन उसको मैंने पढ़ा, तब मैं समझने लगा रे क्या चीज़ है करके। तो ये हम जानते नहीं इतना करके, बड़ा मुझे आश्चर्य होने लगा कि हम लोग अनभिज्ञ हैं। मास्टर ऑफ इंजीनियर था उस समय में, तब के ये हाल है। फिर मैं चला गया इंजीनियर, वहाँ दिल्ली चला गया। दिल्ली में हम लोगों का एक टीम बन गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। हम लोग जब नहीं पढ़े हैं तो क्या हमारे जैसे कितने लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों को जानकारी नहीं, तो कितने लोग हैं जिनको जानकारी होगी बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में तो हमें एक थैला अभियान चलाए। अच्छा। थैला में पुस्तक लेते थे और सप्ताह में हर सैटरडे संडे को दे देते थे, किसी को देते थे, और उससे एक सप्ताह पढ़ने को बोलते थे, और उससे दूसरा किताब जो होता था दूसरे को देते थे। ऐसे करके हम लोगों ने 30-35 किताब इकट्ठा करके हम लोगों ने फैलाना शुरू किया। इसी बीच में हमारा एक साथी था इंजीनियर्स इंडिया में, टेकचंद, बड़ा उसमें इसलिए नाम रिफर बार बार कर रहा हूँ कि वो हमसे थोड़ा सीनियर था, वो इंजीनियर्स इंडिया में। तो बोला यार तुम बहुत इतना इंटरेस्ट लेते हो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, बोले चलो मैं तुमसे एक आदमी से मिलाता हूँ। बोले वो वहाँ से पहले बॉम्बे से इधर आए हैं, काशीराम करके। अच्छा, यहाँ पर आपकी काशीराम साहब से मुलाकात हुई? हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ मैं कैसे स्टार्ट हुआ, इसलिए स्टार्टअप कहानी बता रहा हूँ। हाँ, बताइए, ये कहानी है ये इसीलिए। तो बोले यार चल, मैं तू बहुत इंटरेस्ट लेते हो, तो वो ये यहाँ पर वो लगे हुए हैं, जगह जगह लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैं चलो तुमको मैं बुलाता हूँ। बोले वो करोल बाग बुलाते हैं, मैं भी, उनका घर भी करोल बाग था, वो टेक्शन का। वो लेके आए तो हरध्यान सिंह रोड में जो ऑफिस था वहाँ लेके गए। तो काशीराम जी साहब से बोले कि TR खुंटे हैं, हमारे इंजीनियर से हम जी आए, परिचय उचय कर किया उनने, टेक्शन ने दिया। तो काशीराम जी ने हाँ ठीक है, बोले बढ़िया, अच्छा। बोले कहा नए कब आए हो? कभी उन्होंने जस्ट एक नॉर्मल फॉर्मल पूछा, चलो आते जाते रहो। फॉर्मल बात उस दिन ऐसे ही हुआ, आते जाते रहो, मिलते जुलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ बात बनेगी। उसके बाद से हमारा जब भी आना जाना होता था, हम वहाँ आना जाना करना शुरू किए। उनके कुछ कार्यक्रम होते थे तो उनमें कलेक्शन की बात आई, तो कलेक्शन भी हमने इकट्ठा करके देना शुरू किया। जैसे भी आता, जो भी कार्यक्रम में छोटा मोटा भाग लेना, मिलते जुलते रहना, आपस का कौन कौन कहाँ पर काम कर रहा है दिल्ली में, चारों तरफ का हम लोग लिंकअप बनाना शुरू कर दिए। ये इसी बीच में क्या हुआ, नवंबर के महीने में, नवंबर 79 कैंप आयोजन हुआ। तो केडर कैंप काशीराम जी केडर कैंप लिए। उसमें मेरा नाम लिस्ट में था कि भाई इनको भी केडर कैंप में लाओ। बाकी लोग थे तो, और इंडिया से जगह जगह से बुलाए थे। सबसे ज़्यादा जबलपुर के लोग 7 लोग गए थे। गुजरात से 2 लोग आए थे, प्रेम भाई और एक और था। और इधर पंजाब से, चंडीगढ़ से, उधर से आया था तजेंद्र सिंह झल्ली और 2-3 लोग और आए थे। राज बहादुर था, उत्तर प्रदेश से राज बहादुर। ऐसे करके 22 से 23 लोगों का एक था। उसमें मायावती भी अटेंड की थी। अच्छा, उसी कैंप में। तो वो अग्रवाल धर्मशाला बगल में, वहीं पर ऑफिस से लगा हुआ, हरध्यान सिंह रोड में ही। तो वहीं पर कैंप हुआ, 2 दिन का कैंप। उस कैंप में जब अटेंड किया, मैं अपने आप को मास्टर ऑफ इंजीनियर समझ करके बहुत ही समझता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत हूँ, तो मुझे बहुत सारा क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने दुनिया भर का क्वेश्चन लिखते जाता था। मैं 2-3 पेज का मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था। लेकिन जब मैं केडर कैंप अटेंड करने के बाद में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहा कि जिसका मैं जवाब हल ना मिला हो। मैं सोचने लगा यार मैं क्या पूछूं।
तो मेरे पास पूछने के लिए नहीं था, तो मैं धर्म को लेकर के पूछने लगा था। जबरदस्ती पूछा एक क्वेश्चन, तो उन्होंने उनको जवाब दिया, उन्होंने बढ़िया बहुत सुंदर से उस समय जवाब दिया, वो मुझे याद है। इसलिए बता रहा हूँ कि इस कैडर कैंप ने मेरी जीवनी बदल दी, जीवन को बदल दिया। जो जानकारी था, बिल्कुल मैं सुसुप्त अवस्था में था, एकदम से वो जागृत अवस्था में मेरे को कन्वर्ट कर दिया। मैं कई दिन तक तो मैं सो नहीं पाता था। यार ये इतना बड़ा काम किया डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, ये और हमें ये करना, इतनी सारी जब उनकी हिस्ट्री दो दिन के कैंप के जो बातें हैं और जो जानकारी तो को जब समझने लगे तो बोले इसमें तो बहुत कुछ करना होगा। तो इसी बीच में काशीराम साहब के साथ फिर लिंकिंग ज़्यादा बढ़ गया। तो काशीराम साहब SD सिंह चौरसिया थे, 8 नंबर विट्ठल भाई पठोल रोड में रहते थे वो। तो जब वहाँ पे जो MP हाउस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बगल में उनकी कॉम्प्लेक्स था, वहीं रहते थे 8 नंबर पे। मतलब विट्ठल भाई पटेल हाउस। कोरबा में आने से पहले ही आपकी मुलाकात जो है काशीराम साहब से हो चुकी थी। कैडर कैंप वगैरह अटेंड कर चुके थे। फिर बाद में आप NTPC में आए, तो उन्होंने सलाह दिया कि अच्छा। मैं NTPC में मेरा सिलेक्शन 6 महीना पहले हो गया था। अच्छा। मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था। मैं इंजीनियर्स इंडिया टॉप की कंपनी है। NTPC उस समय बहुत मैंने उतना नाम नहीं था। तो मैं बोला इंजीनियर्स इंडिया को कैसे छोड़ दूं, और अपॉइंटमेंट मेरा पड़ा हुआ था, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन वो बार बार बोले जा रहे थे कि अब ज्वाइन करो करके। तो फिर काशीराम साहब ने SD सिंह चौरसिया के हम जाके बैठे रहे। तो SD सिंह चौरसिया ने मंडल जो काका कालेलकर आयोग के बारे में वो कहानी बताई। अच्छा। हमने उनके मुंह से जुबान से सुना। काशीराम साहब और मैं बैठे हुए थे उनके, तो उन्होंने बताया SD सिंह चौरसिया थे। फिर काशीराम साहब ने बोलने लगे मेरे को, बोले तुम यहाँ रहोगे, तुम इंजीनियर तो बन सकते हो, अच्छे तुम पोजीशन में जा सकते हो, टॉप में जा सकते हो, नौकरी तेरी लगेगी, लेकिन अगर काम करना है तो अपने समाज के बीच में जाओ, तुम्हें मौका मिला है NTPC में तो तुम चले जाओ। मैंने कहा यार ये भी बात सही है, वहाँ जाऊँगा तो वहाँ छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो थोड़ा उसको छत्तीसगढ़ में मेरे जान परिचय के काफ़ी लोग हैं, तो इसलिए मुझे काम करने में आसान होगी, उनको समझाना भी आसान हो जाएगा। तो इसके चक्कर में मैं NTPC ज्वाइन कर लिया 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 80। अच्छा। हाँ, मैं कोरबा में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से मैं पेपर, वहाँ से बहुजन संगठक पेपर था ना, मैं 25 कॉपी मंगाता था, और मंगा के मैं लोगों के घर में 25 लोगों के घर में देता था, और जो पुराना होता था अगले सप्ताह वाला, एक सप्ताह का पुराना हो जाता था, उसको लेके दूसरे 25 को देता था। अच्छा। लोग बोलते थे पागल हो गया है, ऐसे दिए, पढ़ो बोलता था, इसको पढ़ो तो सही, जो भी है। पढ़ने के बाद लोगों में थोड़ी सी बदलाव आना शुरू हो गया। लोग बोलते थे यार ये आदमी बार बार आते रहता है, रात भर घूमते रहता है, देते रहता है। मैं तो जैसे ड्यूटी ख़त्म होता था, तो ड्यूटी होने के बाद से सीधा वहाँ से मैं पेपर लेकर के पूरा इससे मिलना, उससे मिलना, पूरा मैंने कोरबा के चारों तरफ घूमते रहना। तो ये मेरे बिल्कुल मैंने जो स्थिति रही है कि 6 महीने तक तो लोग मेरे को असेस करते रहे। एक बार क्या हुआ, वहाँ भी मैं गया ना, 8 अप्रैल को गया, 14 अप्रैल को मना रहे थे अम्बेडकर जयंती, वहाँ भी। कहाँ? बाकी मोगरा प्रेमनगर में। आपने सुना होगा ना, बाकी मोगरा प्रेमनगर कालरी एरिया है, कोयला खदान। तो उसमें MR कुर्रे थे, वहाँ बाल्को के मैनेजर थे, वो वहाँ पे बाल्को में मैनेजर थे, बहुत सीनियर थे, तो वो भी आए हुए थे, मैं भी था। तो जब मुझे बोलने का, मैं बोलना शुरू किया, मुझे बोलने को बोला गया भाई आप भी बोलिए, क्योंकि सुने कि मैं तो लगा हुआ था, तो ये आए हैं नए आदमी, इंजीनियर आए हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सक्रिय हैं, समाज के बारे में काम कर रहे हैं, पेपर ऊपर देते हैं, तो उनको जानकारी मिल गई थी। तो उन्होंने बोला कि आप बोलिए डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। तो जैसे ही मैं खड़ा होता था, एक आदमी उठ के खड़ा हो जाता था, बोलता पहले मेरी बात सुनो। तो मैं बोला भाई, तो लोग उसको बैठाने में लग जाते थे, तब तक फिर मैं बैठ जाता था, फिर वो बैठ जाता था, फिर मुझे फिर आप बोलिए करके बोलने लगते, फिर मैं खड़ा होता था, फिर वो खड़ा हो जाता मेरी बात सुनो करके।
जब तीसरे बार जब उसने खड़ा हो गया तब मैंने बोला भाई देखो भाई, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट किया भाई उसको बोलने दो, कोई बात नहीं, मत घबराओ मत, बोलने दो, अगर वो बोलेगा तो तभी तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो बार बार ऐसे नहीं डिस्टर्ब होता रहेगा। उसकी अपेक्षा उसको पहले बोल दे दो, मैं देता हूँ मेरा समय उसको देता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट माने, आपने मुझे मौका दिया है, बोलने दो, बोलो भाई। मैं बोला तो उसने बोला कि बहुत लोग आए यहाँ पर, बड़े बड़े थैला लेके आए, और जब थैला भर गया तो पलट के यहाँ पर नहीं आए। यहाँ केवल पैसा लेने के लिए आते हैं, थैला भरने के लिए आते हैं, और थैला भरने के बाद यहाँ समाज को कोई देखने नहीं आता। यहाँ की कहानी है बोले छत्तीसगढ़ की। अच्छा, उस समय छत्तीसगढ़ तो बना नहीं था। छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ नाम था। कोरबा फेमस था, और कोरबा इंडस्ट्रियल एरिया का फेमस था बिल्कुल। तो मैं बोला और बोलो, बोले बिल्कुल सही है, बोले आपका भी थैला भर जाएगा तो आप भी नहीं आओगे। मैंने कहा और कुछ, बिल्कुल बोला और बोलना है, और तो और करके मैं 2-3 बार पूछा तो बोला नहीं बस इतना ही है। मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, थोड़ा हल्का पिया हुआ था, जो भी था जैसा भी था, लेकिन बैठ गया वो। फिर मैंने बोलना कि अब देखो, मैं बोला भाई इन्होंने बोला बहुत सही बोला, उसकी मार्केट सुना, बात सुनो, बोला अभी तक जो थैला लेके आने वाले थे उनका थैला नीचे से बंद रहता था, जल्दी भर जाता था। मेरा थैला मैं बोरा लेके आया हूँ और नीचे से फटा हुआ है, अगर तुम भर दोगे जिस दिन ये भर जाएगा मैं दोबारा सचमुच नहीं आऊँगा, लेकिन भर के दिखा दो। तो बोले मेरा तो थैला मैं बोरा लेके आया हूँ और नीचे से खाली है, टूटा फटा है, जो भी दोगे वो यहीं रह मैं कुछ नहीं बोल, नीचे से ये ऐसा बोरा है, मेरा बोरा ऐसा है। तो बोले कि तो लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। और सच बात बता रहा हूँ कि मैंने कोरबा में जब काम किया, कैंप लिया तो 42 लोगों को कैंप दिया, और 2 ही लोग उसमें से काम के निकले कैडर में, और 2 लोगों ने इतना काम किया कि अगले साल हमारे पास 100 कैडर तैयार हो गए। और एक सेक्टर हमने, कोऑपरेटिव सेक्टर वहाँ चल गया, कल्चरल टीम चल गया, पेंटिंग स्क्वाड चल गया, संगठन का इतना चला। उसी बीच का दाऊराम रत्नाकर वाली कहानी आई। दाऊराम रत्नाकर स्टूडेंट था उस समय, तो वो चुनाव लड़ रहा था कॉलेज में, तो उसने फार्म भरा, तो फार्म भी भरना नहीं आता था उसको, उसको लॉक कर दिया था। वो मैंने जो जहाँ फार्म भर रहा था तो कमरे को लॉक कर दिया था बाहर से। जब तक वो फार्म समय ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो आया, तो पेपर में आया, तो मैंने उसको बुलाया, भाई कौन लड़का है, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है लेकिन उसको इतना पता नहीं है कि वो कमरा बंद है, उसको बुलाओ। मैं बोला तो मैं जो वहाँ के जो साथी लोग थे बाकी मोगरा के, उनको मैंने बोला, तो उन लोगों ने उसको भेजा कि तुमको साहब से जाके मिलो करके, तुमको याद किए करके। तो निराला और रत्नाकर दोनों सुबह सुबह मेरे घर आ गए। तो मैं आए तो मैं 2 लड़के आए हैं करके मेरी मिसेस बताई, मैं उस समय ब्रश वॉश कर रहा था, मैं कहा बैठाओ इनको चाय पिलाओ। मैं तैयार हुआ, तैयार होकर के फिर आया था, तो वो सोच रहे थे कि नौकरी के लिए है। आए तो फिर मैंने उनसे कहानी सुनाया, पूछा उसकी कहानी सारी, बहुत सारी चीज़ जानकारी समझ लिया। मैं बोला ऐसा जब तुम्हें चुनाव लड़ना ही था तो चारों तरफ को तो देख के तो लड़ना था, दुश्मन को भी देखना था करके। कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। अब तुम ऐसा करो, एक मुस्लिम जीता है, एक ब्राह्मण जीता है, तो तुम ब्राह्मणों को मुस्लिम और ब्राह्मण से दोनों से अलग करवा दो। अगर दोनों नहीं मिलेंगे और मुस्लिम को तुम लोग सपोर्ट में आ जाओ, तो वो ब्राह्मण ये हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये बिल्कुल फार्मूला में ऐसे ही हुआ। वहाँ पर रानी कॉलेज का में विघटन हो गया पूरा, और 2 ग्रुप बन करके दोनों पूरा बने, उस साल का गया। मैंने ऐसा स्थिति हो गया कि लड़ते झगड़ते ही उनका समय गुजर गया। लेकिन अगले साल 81 में, उस समय तक DS4 हमारा आ गया था। अच्छा। तो हमने DS4 से चुनाव लड़ाया और पैनल जिताया। अच्छा, DS4 का जो छात्र विंग्स है, छात्र विंग, पहले बार DS4 के नाम से हमने वहाँ पर स्टूडेंट विंग तैयार किया, और उसमें पूरा पैनल, एक बनिया लड़का खड़ा था DS4 से, वो भी जीत गया। अच्छा, तो उसके बाद हाथी से जुलूस निकलवाए, इतना तगड़ा मैंने हुआ वो कार्यक्रम का।
तो उसका इम्पैक्ट पड़ा उस छत्तीसगढ़ में पूरा, उससे उसके बाद तो छत्तीसगढ़ में बढ़ता ही गया। अच्छा खुटे साहब, मैं आपकी बात को इसलिए रोक रहा हूँ, वैसे तो बहुत रोचक आप बता रहे हैं बात, और कुछ चीज़ें जो है जैसे कि अक्सर ये कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का गठन जो है वो यहीं से हुआ है, छत्तीसगढ़ से हुआ है और शुरुआत हुई है, और शुरुआती जीवन में आप काशीराम के साहब के साथ में रहे हैं, खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की अगर बात कह लें, तो मैं चाह रहा हूं कि इस बारे में जो शुरुआती जो घटनाक्रम है उसके बारे में कुछ बताइए आप। बस बहुत अच्छी बात है, मैं उसी आने वाला था, बस अपने टॉपिक शुरू होने वाला है। जी जी, अगला टॉपिक जिसके बारे में आप कह रहे थे वही वही मैं जब हमारा बेस बन गया, हाँ, केडस तैयार हुए, पहला हमने एक ड्रामा तैयार किया कल्चरल, उसका जागृति ड्रामा। हाँ। जागृति ड्रामा को में ऐसा 1-2 घंटे का ड्रामा है। तो पहले बार उसमें बड़े अच्छे ढंग से मैंने बना हुआ था, एक कलाकार लोग और नए हमारे बच्चे ही कलाकार थे उसमें। हमने अम्बेडकर जयंती के लिए उनको अर्जक संघ के कुछ वाइस प्रेसिडेंट को बुलवाए थे यहाँ रांची से, बिहार से हाँ। तो वो आए हुए थे, तो पता उसी दिन हमने मंचन करना था स्टेज में उस हमारे जागृति ड्रामा को। तो जागृति ड्रामा में क्यों ये बात बता रहा हूँ कि कैसे बहुजन समाज की बातें शुरुआत हुई और कैसे आंदोलन हम आगे बढ़ते गए। तो वहाँ से राम मंदिर था वहाँ पे बालको में, तो वही मैदान से लगा हुआ, तो वहाँ से उन लोगों ने हल्ला किया कि भाई अगर यहाँ पर ये मंचन करोगे तो हम स्टेज को जला देंगे। अरे, तो ये मेरा प्रेसिडेंट था उस समय। ये कहाँ, कौन से शहर की घटना है ये? 82 शहर बिलासपुर है, कहाँ पे? कोरबा की बात है। कोरबा बालको हाँ, बालको की मैं बता रहा हूँ। तो बालको में ये प्रोग्राम हुआ, उसमें बहुत बड़ा रैली निकाले थे। रैली के बाद में ये मैसेज आया कि बोला वहाँ से मंदिर से और आरएसएस वाले कि भाई अगर ऐसा उसका मंचन हुआ तो हम स्टेज में जला देंगे। तो मेरा वो प्रेसिडेंट था उस समय लहरे, बाबूलाल लहरे, उसने आके बोला कि साहब ऐसे ऐसे मैसेज आया है। मैंने उसको डांटा कि बोला तो चूड़िया पहन, हम ये बोल दो, अनाउंस कर दो, हम लेट हो गया करके हम नहीं करने वाले थे। बोला अब तो गेम होगा, अब तो प्ले होगा, स्टेज में मैं बैठूंगा, जिसको जलाना है बोल दो, डिक्लेयर। मैंने माइक लिया, माइक लेके बोला और मेरे वॉलंटियर्स अगर हैं तो जो अगर सही में ईमानदार वॉलंटियर्स हैं तो संभाल लेंगे, वो अपना देख लेंगे, बाकी चारों तरफ को देख लो, और मैं हूँ, डरो मत। मैं जलाना है, जिनको जलाना है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जब तक जलेगी तब तक मैं यहाँ रहूँगा। उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा कि एक बार साइकिल खटक गया तो साइकिल के ऊपर 10 लड़के जंप कर गए। ऐसी हवा से मतलब गिर गया, अटैक ना हो गया हो। तो इतना प्रॉम्प्टनेस था, किसी तैयार थे सब, और प्रोग्राम इतना जबरदस्त हुआ, खुल के वो मंचिंग हुआ कि उसके बाद वो रुका नहीं। जागृति ड्रामा ने तहलका मचा दिया। और उसके बाद बाकी जो दे थे उनकी दब गई, कोई आवाज उठाने वाले लोगों की आवाज दब रही। सवाल ये हुआ, उसी साल हम लोगों ने पहले बार एक कार्यक्रम रखे। 24 सितंबर को धिक्कार दिवस, तो काशीराम साहब आए थे। अच्छा, उस धिक्कार सम्मेलन में कोरबा में ही रखे थे, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था। उस धिक्कार सम्मेलन में कि भाई ये पुना पैक्ट हुआ है, ये धोखा है और पुना पैक्ट का धिक्कार करते हैं। बाबा साहब ने खुद धिक्कार किया था, तो हम भी उसको धिक्कार करते हैं करके उनको पूरा उसके ऊपर प्रोग्राम हुआ। इससे क्या हुआ, माहौल बदलाव हुआ। इसी बीच में हमने धिक्कार के पहले 11 अगस्त को जो हुआ था अकलतरा में प्रोग्राम, तो अकलतरा में सतनामी समाज का सम्मेलन हुआ था। उसमें सारे MP MLA जो थे उनको गेस्ट हाउस में रख दिया। वो गुरु घासीदास के बारे में उल्टे सीधे कुछ बोले थे, धीरेन्द्र सिंह ठाकुर था, तो उसको लेकर के बाकी लाठीचार्ज हुआ था। तो काशीराम, तो हम लोगों ने उस लाठीचार्ज को देख करके हमारे मूवमेंट से सब को काउंटर करने के लिए, इसको डिमोरलाइज करने के लिए ऐसा किया था वो। हमने बोला कि नहीं, अब तो हम इसको काउंटर करते, हम भी करके दिखाते हैं कि तो अगर बोला ये तो चैलेंज है। तो हमने 17 अक्टूबर का डेट, वो पेरिया रामास्वामी नायकर का बर्थडे होता है, हाँ। तो
उस दिन को सेलेक्ट करके हमने अकलतरा में प्रोग्राम रख दिया हाई स्कूल पे। जबरदस्त प्रोग्राम हुआ और मस्त रैली निकली पूरी शहर के अंदर, पूरे जगह जगह से साइकिल और ये पूरा घुसा के धीरेन्द्र सिंह के घर से, ठाकुर के घर के सामने से नारे लगाते हुए आए, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये नाजा DS4 और वो समय का जो नारे लग गए थे ना, तो DS4 तो बड़ा जबरदस्त नारे लगे थे। उसमें भी बहुत जबरदस्त हो, उससे समाज में माहौल बदल गया। मैं क्या बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज का मूवमेंट शुरुआत ये शुरुआती दर ऐसे हुए। ये छत्तीसगढ़ हमारा पेंटिंग स्क्वेड का बहुत ये रहा। हमने कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत सारे खोले और कैडराइजेशन और कल्चर तीनों सबका मिक्सिंग चला। संगठनात्मक जगह जगह प्रोग्राम लेना, जगह जगह ट्रेनर्स देना, ट्रेनिंग देना, पैसे का भी, फंड का भी व्यवस्था करना। फंड का भी हमारा इतना फंडिंग खर्च हुआ कि हमने साल में 1 करोड़ से ज्यादा उस जमाने में खर्च करते थे। अरे बाबा, 1 करोड़ से ज्यादा। इसीलिए मैं बोलता था ना बोरा खाली है। बोरा तो मैं अब वही उनसे जाके मैं बोलता था, अब मेरा बोरा, अरे बोलता था यार मेरा बोरा तभी अधूरा नहीं हुआ, आधा नहीं भरा। तो बोलते थे अब जिन लोगों ने दारू पीते थे वहां का दारू बंद हो गया। इतना चेंज असर पड़ा, इतना चेंज हुआ। दारू वाले बोलते थे, साहब बोलते थे तुम लोग थोड़े दिन के लिए बंद। और जिस समय दारू का डेट होता था, सैलरी का डेट होता था, उस समय हमने कल्चरल प्रोग्राम रख देते थे और उसमें दारू के बारे में कहानी बताते थे कि दारू पीते हुए एक्टिंग करता था ना। इतना मार्वलस एक्टिंग, उसको देख करके 1984 में 1981 में DS4 बना। 81 से DS4 के बाद से हमारे इतने गतिविधि चली, इतने रैलियां चले, इतने प्रोग्राम चले। हमने किसान रैली चला, किसान उड़ीसा से लेकर के होते हुए पूरे दिल्ली में मार्च करने का। तो इससे क्या हुआ, पूरी लहर सा छत्तीसगढ़ में बन गया। सारंगगढ़ हमारा बहुत मजबूत सेंटर बन गया। छीन का मेला लगा, अंबेडकर माने विरोधपुरी मेला लगा, उनमें हम गए, उनमें हमने लगाया अंबेडकर मेला, अनविल लगा करके। तो प्रदर्शनी से भी जबरदस्त परिवर्तन आया। तो चारों तरफ से हमारी मूवमेंट को एक गति मिली और लोगों ने, वो तो उस समय कांग्रेस का ही गढ़ था, लेकिन कांग्रेस को बड़े पैमाने में हमारे लोगों ने छोड़ा। इसका असर पड़ा, इतना जबरदस्त पड़ा। 1984 पे बहुजन समाज का पार्टी बना और बहुत सारी और घटना घटी। उस घटना को मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहूँगा। इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था उस समय। काशीराम जी सीधा वहाँ से दिल्ली से यहाँ आए, कोरबा आए, काफ़ी कहानियाँ बताए, मंगोलपुरी की घटना बताए, बहुत सारी कहानी बताए, हमारे लोगों को बताए। उन सारे घटना को सुनने के बाद में हमने साहब ने फिर डिसाइड किया कि जब इलेक्शन हुआ 84 में, तो उन्होंने फिर उस समय फिर डिसाइड किया कि हम लोग तो राम गोपाल कश्यप को लड़ाने वाले थे जांजगीर से। तो फिर साहब ने सोचा कि नहीं मुझे लड़ना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल में एक इम्पैक्ट जाएगा, अदरवाइज नहीं, और ये कुछ इसके ऊपर करना है करके। और यहाँ के तैयारी को थोड़ा देख रहे थे कि हाँ हो जाए। तो हम जीतने वाली सीट तो हमारी सारंगगढ़ थी, लेकिन फिर भी हमने, काशीराम जी ने रिजर्व सीट से नहीं लड़ूंगा बोले, हमें लड़ना है तो जनरल सीट से लड़ना है, नहीं तो अगर हम रिजर्व सीट से लड़ेंगे तो हमारा इम्पैक्ट नेशनल लेवल में हमारा इम्पैक्ट सही नहीं होगा। तो उन्होंने फिर जांजगीर को डिसाइड किया और मेरे घर से रह करके उन्होंने चुनाव लड़ा पहले बार। उसका असर हुआ। उसके बाद तो बहुत सारी घटना घटी। उत्तर प्रदेश में भी चला, जगह जगह हमारे केडर कैंप हमने छत्तीसगढ़ से हट करके अब हम प्रदेश स्तर पे आ गए, भोपाल स्तर पे आ गए। भोपाल स्तर पर आए तो भोपाल में हमारे बड़े प्रोग्राम चलना शुरू हो गया। 96-97 के बाद में 97 में काशीराम जी जब वहाँ लड़े, इलाहाबाद से लड़े बाई इलेक्शन बीपी सिंह के खिलाफ। बीपी सिंह लड़ा, सुनील शास्त्री लड़ा और काशीराम जी, 3 लोग लड़े थे उसमें। तो उसमें हमारे यहाँ से 36 पेंटर गए थे, छत्तीसगढ़ के 36 पेंटर। और एक रात में इतने पूरे इलाहाबाद के मैंने इलाहाबाद का जिधर देखते
चारों तरफ हाथी ही हाथी, नीला नीला और हाथी हाथी, पूरा बड़े बड़े हाथी, और छोटे मोटे हाथी नहीं, हाथी के साइज का हाथी। तो उसको देख के पेपरों में छापना पड़ा कि छत्तीसगढ़, मैंने पूछा, पता लगा है कहाँ से लोग आए हैं। तो उसमें छत्तीसगढ़ के 36, काशीराम साहब खुद कहते थे कि छत्तीसगढ़ के 36 लोगों का एक कमाल है करके। तो हमारे छत्तीसगढ़ ने नेशनल लेवल में एक इम्पैक्ट छोड़ा। कल्चरल देखिए, मैंने पेंटिंग स्क्वाड इतना तैयार किया। कल्चरल भी हमारा बहुत तगड़ा रहा। हमारे गायक गायिका और ये जो टीम था वो एक से एक, मैंने इंडिया लेवल के टीम तैयार हो गया। लक्ष्मी विश्वकर्मा आपने सुने होंगे, वो गाना गाती थी, कैसे जीबे रे कैसे खाबे रे। तो दिल्ली के स्टेज से जब गाई तो पूरा तहलका मच गया था स्टेज पे, 4-5 लाख के गैदरिंग पे। तो ये छत्तीसगढ़ का असर रहा है। इससे छत्तीसगढ़ से काशीराम जी इसको सेंटर बनाना चाहते थे। एक्चुअल में ये प्रशिक्षण जो था, मैं खुद ही प्रशिक्षक रहा हूँ, मास्टर ट्रेनर रहा हूँ। पूरे टीम पूरे इंडिया में एक लगभग 200 से ज़्यादा कैंप लिया है। 1-2 नहीं, 200 से ज़्यादा। 2 दिन से लेकर 5 दिन तक के अलग अलग कैंप, क्योंकि उसमें ट्रेनर्स का कैंप होता था तो 5 दिन का लगता था, और 2 दिन का नॉर्मल कैंप होता था। 1 दिन का कैंप तो हम गिनते नहीं थे, 1 दिन का कैंप तो हमारा नॉर्मल था, वो तो पता नहीं कितने हुए होंगे। तो इस तरह का जो हुआ, इसका असर ये हुआ कि इंडिया में पूरा हमारा छत्तीसगढ़ एक फेमस आ गया। मध्य प्रदेश में भी बहुत इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा, और हमने जबलपुर का रैली निकाला, आदिवासी मेला तैयार किया। उसके बाद हमने शहडोल में भी किया, आदिवासी मेला तैयार किया। वहाँ भी भोपाल में कई सम्मेलन हुए, ग्वालियर में हुआ, जगह जगह पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पूरे हम छा गए। तो मध्य प्रदेश में फिर इसको दाऊराम रत्नाकर जब तक आगे आ गया था, 1989 के लगभग MLA बन गया था। तो 92 में फिर इसको उसका मामला हुआ था, ये वाला कांड, शिवनीनारायण कांड, आपने सुना होगा ना, शिवनीनारायण बलात्कार कांड। तो उसमें हमारा शिवनीनारायण में जो उसका रास्ता रोको का कार्यक्रम रखे थे, तो उससे काफ़ी मतलब समाज में उस आंदोलन में भी बहुत बड़ा असर पड़ा छत्तीसगढ़ को तैयार करने में। उसमें पूरा गांव का गांव उलझ गया था, पूरा गांव आ गया था, और इससे पूरी कांग्रेस की जो बटियामेट हो गई। जो उसमें परशुराम भारद्वाज उसी आदमी को लेके जा रहा था जो सांसद था, जिसने बलात्कारी था। तो इसीलिए उसके परशुराम के को भी पिटाई पड़ गई। लोगों ने उसकी गाड़ी रोक दिया, गाड़ी रोक करके पिटाई हो गई, तो उसका फेमस हो गया। और उसके चक्कर में काफ़ी लोगों को 150 लोग, 156 या 157 लोग जेल में डाल दिए गए थे। रत्नाकर को जान से मारने की पूरी प्लानिंग हो गई थी। वो तो बचा दिया, कलेक्टर ने बताया, कलेक्टर आके उसको पर लेट गया, खुद बताया। जो साउथ इंडियन कलेक्टर था वो खुद बोला कि मैंने लेटा नहीं होता तो शायद उस दिन नहीं हो पाता। जब देखा कि मेरे सामने, उसके सामने मार रहे थे लाठी में, और बिल्कुल अधमरा टाइप का हो गया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि जाते जाते कुछ आप जो है सतनाम आंदोलन के बारे में भी कुछ बात इसलिए मैं अब मैं थोड़ी सी मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट विषय। हाँ बताइए। कि मैं उसके बाद हमने उड़ीसा, बंगाल और पूरे ऑल इंडिया में हमें काशीराम जी के साथ काम करने का मौका लगा। जो मुलायम सिंह के साथ समझौता हुआ वो मेरे नॉलेज में रहा है कि किस तरह से हमने समझौता करके SC ST OBC को बड़े पैमाने में जो तैयार किए। ये बहुत बड़ा इस आंदोलन का इम्पॉर्टेंट भूमिका रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा समय काशीराम जी का मेरे साथ गुजारा, बंगाल को, उड़ीसा में, इंडिया में कहीं भी बड़ा प्रोग्राम हुआ है तो हर जगह मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये खासियत रही है। उसमें आप साथ में रहे हैं? साथ रहे, और साथ रहने से एक चीज़ है कि जितने भी आंदोलन, चाहे इवन लखनऊ में जितना सरकार था और कार्यक्रम का संचालन हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग करवाते रहे, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के लोग
तो उस कार्यक्रम को संभालते थे। तो मैंने हर तरह से जितने भी इंडिया में बड़े बड़े आंदोलन हुए और या बड़ी बड़ी सभा सम्मेलन और सभा हुई है, उनमें हम लोगों की बड़ी अहम भूमिका रही। और ये काशीराम जी जो चाहते थे कि इसको सेंटर बनाकर 5 सेंटर बनाना चाहते थे, प्रशिक्षण केंद्र बना के, और 500 किलोमीटर का सर्कल पे उसको डेवलप किया जाए करके इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे, बहुजन इंस्टीट्यूट, जिसके माध्यम से ट्रेनिंग चले और वो गोखले इंस्टीट्यूट की तरह चले। गोखले इंस्टीट्यूट की कहानी आपको बाद में सुन लीजिएगा, मैं इसमें तो समय नहीं है, नहीं तो गोखले इंस्टीट्यूट की, क्योंकि गोखले इंस्टीट्यूट से ब्राह्मणवाद चलता है। जो आरएसएस का सेंटर रहा है, ब्रेन बैंक, आरएसएस को डेवलप करने में गोखले इंस्टीट्यूट का कमाल है, पुणे का। और वहीं से उसी ने दलित पैंथर तैयार किया, दलित पैंथर तैयार कर अम्बेडकरिज्म को ख़त्म करने का प्लान किया। ये सारा मैकेनिज्म है। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जो जानकारी है नहीं, लेकिन दलित पैंथर को तो दूसरे रूप में देखा जाता है, अभी तक तो यही रहा है। बाकी एक नई बात आपने लाई है, मेरे ख्याल से इस पर भी कुछ बातचीत होनी चाहिए। अभी इसके ऊपर डिटेल चर्चा करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ। लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ, उसको जब दलित पैंथर ने औरंगाबाद में जब आंदोलन छेड़ा, अम्बेडकर उसको औरंगाबाद यूनिवर्सिटी को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, नामकरण के लिए, तो नामकरण लेके बड़ा पेपरों में बड़े बड़े आया, और उसमें बड़े पैमाने में दलित पैंथर के लोगों को हाथ पैर टूटा गया, जूझ गए, और उसके बाद में उसको ब्लैकआउट कर दिया। दलित पैंथर का नामो निशान पता नहीं चला, कहाँ उसके बाद कहाँ अम्बेडकर ना अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बना, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बना हुआ अभी तक बना नहीं। तो उसके बैकग्राउंड में मत जाइए, बहुत सारी कहानियां मैं बता दूंगा, पूरी डाटा है अपने पास। अच्छा। लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ, ये क्रिएशन है, ये जानबूझ के, ताकि अम्बेडकर के आंदोलन को उछाल दो, के जो यंग बैच में हवा बन रहा था उसको दबा दो, उछालो और दबा दो। ये टेक्निक था। ये सारी चीज़ें कैडर कैंप पे हम सिखाते हैं, बताते हैं। अच्छा। डिटेल बताते हैं। तो बेसिकली बिना प्रशिक्षण के आप बहुजन समाज को नहीं समझ पाओगे। जो आज डेवलप हुआ, देख लीजिए, ग्राफ हमारा बढ़ता गया। 2000 तक हमारे ग्राफ है, हमेशा स्टीप चला है। पहले एक राज्य में 2%, 4% ऐसे बढ़ते बढ़ते हमने नेशनल लेवल की पार्टी पहुंच गए। 1998 में 1998 के पहुंचते तक, उससे पहले 96 तक हमने नेशनल लेवल की पार्टी पहुंच गए। कांग्रेस, भाजपा और बसपा, ये तीन ही नेशनल लेवल की पार्टी थी। कम्युनिस्ट भी नेशनल लेवल का नहीं था। तो तीसरे नंबर पे हम पार्टी में आ गए थे, और उसका इम्पैक्ट था। और जैसे जैसे बढ़ रहा था, वो तो 96 का 95 का जो हुआ ना, जो मिले मुलायम काशीराम, उससे घबरा गए अटल बिहारी वाजपेयी की। तो दिल्ली अगर जाना है तो भाया लखनऊ होके जाता है। तो लखनऊ को अगर ब्रेक नहीं होगा, अगर काशीराम और मुलायम मिल जाएंगे, तब तो वो रास्ता बंद हो गया, घुसना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने मायावती को लालच दिया, और मायावती को यूज़ करके जो गेस्ट हाउस कांड हुआ है ना, उसके पीछे बहुत सारी घटना है। मैं बैकग्राउंड इतना समझ के चलिए कि बीजेपी ने क्वेश्चन उठाया, अटल जैसे वहाँ 2 तारीख का घटना, 2 जून का गेस्ट हाउस कांड हुआ लखनऊ का, अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में उठाया कि देखो भाई, इनके सरकार में औरतों के साथ में इतना मारपीट हो रहा है, एक हुआ है करके, मुलायम ने ऐसा किया है करके, उसको करके मुलायम के साथ दुश्मनी पैदा करवाया। अगर मुलायम के साथ, लेकिन बार बार काशीराम जी को बहुत करते रहे, बाद में भी वो कहते रहे, 98 तक, 99 तक बोलते रहे। मेरे को कई बार बोलते, तुम समझाओ मायावती को। मैं बोलता था कि भाई, वो तो बाल खोल के बैठी है, मायावती बाल खोल के बैठी है, कि जब तक मुलायम का ये नहीं होगा, दुशासन का जैसे ना, तो उसका तब उसी के खून से ही बाल धोंगी करके, उसी तरह से उसको, वो तो बिल्कुल बाल खोल के बैठी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। मैं बोला, आपके साथ 24 घंटा रहती है, आप उसको नहीं समझा रहे हो, मेरे को बोलते हो कि आप समझाओ।
काशीराम साहब चाहते थे कि हम ओबीसी के साथ में अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाता और डेवलप हो रहा था, उससे पूरे ओबीसी में एक ज़बरदस्त माहौल बना था। SC ST OBC बहुत करीब आ गए थे उस ज़माने पे। उस ज़माने में हाँ। तो इसका असर पूरे मैं बंगाल देखता था। बंगाल को इतना तैयार था बंगाल कि कभी कभी तो काशीराम जी खुद बोला करते थे उत्तर प्रदेश से पहले वहाँ सरकार बन जाएगी। इतना तैयार था, क्योंकि वहाँ पर का जो सोसाइटी का कॉम्बिनेशन है ज़बरदस्त है और वो माहौल भी बनाया जा सकता है। लेकिन वो किसी कारणवश वहाँ पर बाद में मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से। मैं फरक्का में था तो मैं वहाँ बंगाल को संभाला। तो जैसे ही मेरे को वहाँ से फरक्का से मेरा इधर आया तो फिर और ब्रिगेड परेड मैदान में 8 फरवरी 95 को जो सम्मेलन हुआ, उसके बाद उस सम्मेलन को देख करके साहब ने गदगद हो गए। ज़बरदस्त सम्मेलन था। मैंने कम्युनिस्ट नहीं भर पाया उसको जिसको हमने भर के दिखा दिया। कांग्रेस तो कभी नहीं भर पाई, कम्युनिस्ट भी नहीं भर पाता था। कम्युनिस्ट बोलता था यहाँ 5 से 6 लाख लोगों, हम लोगों ने उसको ओवरफ्लो करके दिखा दिया। सड़क भी जाम हो गया। तो इतना बड़ा रैली देख करके साहब बोलते थे कि हाँ तो पहले हमारा हो जाएगा बंगाल में। और सचमुच गांव के गांव, और वहाँ हमने 10 दिन तक 10,000 लोगों की धरना प्रदर्शन हुआ। लाठीचार्ज हो गया था रेलवे स्टेशन में, तो उसको लेकर के धरना प्रदर्शन में तो वो गांव से मिर्ची और नमक लेके आते थे लोग। ऐसे जुड़ गए थे लोग, मिर्ची नमक तक लेके। मैंने जो जिसके घर में जो रोटी, सूखा रोटी, आटा, ये चिवड़ा, गुड़, जो जिसके घर में जैसा मिला ला करके हमारे कैंप को खिलाते थे। 10,000 लोग 10 दिन तक। लेकिन हिला दिया हमने, सरकार को हिला के दिखाया और सारे लोगों की फिर गवर्नमेंट ने व्यवस्था करके भाई इज्जत हमारे सारे लोगों को लेके आए। तो इसका मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ कि काशीराम जी का जो आंदोलन है एक क्रांतिकारी आंदोलन रहा है। लोग सड़कों पे थे। जब सड़कों में थे तो दुश्मन दबा हुआ था। जैसे ही हमने सड़क से हटा, उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद में उनके देहांत होने के बाद में हमें सड़क से हटा लिया गया। तो ये जो 2007 के बाद में जो बदलाव आई है, बहुजन शब्द से हमने सर्वजन की ओर जंप कर गए। ओवर जंपिंग, बहुजन बना नहीं, सर्वजन की ओर कूद गए। इससे समाज को बहुत बड़ा धोखा हुआ और उसका परिणाम आज हमने देखा है 2022 में 21 में जो चुनाव हुआ, तो उसमें उसका परिणाम देख लिया। सर्वजन हमारे लिए हमारे नारा नहीं है। सर्वजन सवर्णों का नारा है, ये शंकराचार्य का नारा था। उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। मायावती और हाँ, हमारे जो भी है जो और नेता की कमजोरी, नेतृत्व तो है, लीडरशिप नहीं समझ पाया। और लीडरशिप का स्टाइल है वो एक बंद कमरे में चला गया, ऑटोक्रेटिक स्टाइल पे कि मैं ही सब कुछ, स्वयंभू। इससे बहुजन समाज कभी स्वयंभू लीडरशिप से नहीं चला। काशीराम जी हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलते थे, ये उनकी खासियत थी। इसीलिए हर कोई उनको अपना समझता था। अभी नया लीडरशिप है वो उस स्तर पर नहीं है। मैं उनको दोष नहीं देता, उसकी समझदारी है जितनी उसकी जानकारी, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी बैठे बिठाया स्टेज मिल गया, पद मिल गया, स्टेज मिल गया, पद मिला, स्टेज मिला, दोनों मिला। अपने बलबूते में कुछ नहीं किया तो इसलिए उसको हिम्मत नहीं है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अब लखनऊ तक है, लखनऊ तक सीमित है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और वो भी अब उत्तर प्रदेश भी गया। अब तो वो बीजेपी का प्रो बीजेपी हो गया, ऐसा लगता है। कभी कभी डाउट लगता है, डाउट क्या क्लैरिटी है। अभी तो मोदी के साथ मिल करके वो द्रौपदी मुर्मू का के विरोध मैंने सपोर्ट में आंदोलन चलाने की बात कर रहे थे। ये तो कमाल की बात है। मैंने बहुत तरह तरह की बातें हैं जो उनकी सारी एक्टिविटी है वो अपने और अपने परिवार को बचाने में लगी हुई। आज वो इसी स्तर पर आ गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जो एक ग्राफ ऐसे बढ़ कर गया था
और लीडरशिप की कमजोरी, जैसे ही लीडरशिप चेंज होता है, लीडरशिप की कमजोरी है, समझ नहीं पाता है, तो ग्राफ ऐसे गिर जाता है, नीचे हो जाता है। ये दोनों के दोनों हमने अपने जीवन में देख लिया है। इसकी डिटेलिंग कभी किसी समय होगा, किसी जिस विषय पे, जिस आंदोलन, जिस जगह पर, कहाँ हरियाणा में कैसे आंदोलन कैसे हुआ, क्रैश हुआ, राजस्थान में कैसे क्रैश हुआ, मध्य प्रदेश में किस तरह से हुआ, सारे एक एक की कहानी हमारे पास पड़ी हुई, उस पर भी हम लोग कभी बातचीत करेंगे, किसी डिटेल में चर्चा करेंगे जी। और इस आंदोलन को क्रश करने में के टेक्निक कैसे हुआ, ये भी हम कभी चर्चा करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस विषय के ऊपर चर्चा करना जरूरी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि 2000 के बाद से फिर हमने देखा कि जो बहुजन आंदोलन जिस तरह का बनना चाहिए, वो काशीराम साहब बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद में जो बहुजन आंदोलन था लगभग शिथिल सा होता गया। जो मैं एक कहते मैं समराइज, मैं लास्ट कंक्लूड करना चाहता हूँ कि काशीराम साहब के साथ में हमने जो आंदोलन से सीखा, समझा, और सचमुच काशीराम जी का एक निश्चित प्रभावशाली इम्पैक्ट रहा। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है केडर्स, प्रशिक्षण, और आज भी प्रशिक्षण के बंद होने के कारण से ये जो आंदोलन है धराशायी हो गया। बिल्कुल, हमें फिर से उसको जीवित करना जरूरी है, यही मेरा संदेश, अंतिम संदेश यही करना। बिल्कुल। तो जैसा कि खुटे साहब ने बताया कि जो कैडर कैंप चलता था पहले बहुजन समाज पार्टी का, वो एक प्रकार से बंद हो चुका है। हालांकि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो दावा करती हैं कि वो कैडर कैंप अभी भी चला रही हैं, लेकिन जैसा पहले काशीराम जी चलाते थे, बहुजन समाज पार्टी जैसा चलाती थी, वो ऐसा अभी नहीं है। तो आज बहुत लंबी बातचीत हुई टीआर खुटे साहब से। एक बात मैं एक बात उसमें रख देता हूं। जो प्रशिक्षण जो होता है, आइडियोलॉजी और डिसिप्लिन, ये दो विषय सीखा इंपॉर्टेंस है। आज आइडियोलॉजी तो पढ़ रहे हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। इन डिसिप्लिन के कारण जो आइडियोलॉजी है सक्सेस नहीं हो रहा है। केडर के में का विषय ये इंपॉर्टेंट है। आज भी उस नेचर का केडर नहीं तैयार हो रहा है। जी, वही बात मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि कैडर कैंप तो बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं, बामसेफ की कई शाखाएं हैं, वो चलाने का दावा करती हैं, और भी संस्थाएं हैं जो कि इस तरह से काम करने का दावा करती हैं। लेकिन वो जो बात थी जो कांशीराम साहब चलाते थे, वो अभी देखने को नहीं मिलती है। तो टीआर खुटे साहब, आपने एक समय निकाला हमारे इस चैनल में बातचीत करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आभार आपका भी है कि आपने एक समय निकाला इस लंबे वीडियो को देखने के लिए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगले हफ्ते हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, जय काशीराम, जय मंडल। जय मंडल।